हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सेकेंड वीडियो है। हमारा पार्ट 1 है जिसमें हमने बैकग्राउंड और कॉजेज़ किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल और लीग ऑफ नेशन करने वाले हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल और लीग ऑफ नेशन करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो वॉर है वो एंड कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि वॉर एंड होने के बाद ही ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया गया था। तो वॉर एंड होने के सबसे बड़े दो रीज़न है, एक रशिया का निकल जाना, सेकंड यूएस का आना। तो रशिया क्यों गई? रशिया अपने कंट्री के अंदर रेवोल्यूशन लाना चाहती थी, सुधार चाहती थी, और वॉर से ये नामुमकिन था। इसके लिए जो रशिया का लीडर था बोल्शेविक, उसने जर्मनी के साथ पीस ट्रीटी साइन की, क्योंकि रशिया का एक ही दुश्मन था, जर्मनी। तो वहाँ जब उन्होंने पीस ट्रीटी साइन की जिसका नाम था ब्रेस्ट-लिट्ज़विक, ये ट्रीटी साइन हुई मार्च 1918 में। तो यहाँ पे जर्मनी ने बहुत ज़्यादा शर्तें रख दी रशिया के ऊपर कि तुम्हारी जितनी भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ है, जितनी भी सिटीज़ जो काफ़ी ज़्यादा रिच है, वो सारी सिटीज़ तुम मुझे दे दोगे, और जितना नुकसान हुआ है मेरा वॉर के वजह से उसकी भरपाई तुम करोगे $6 बिलियन दे के। तो यहाँ पे रशिया को निकलना था, तो उन्होंने सारी शर्तें मानी और रशिया यहाँ पे निकल गई। बात करूँ यूएस की, तो यहाँ पे जर्मनी की सबमरीन थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूएस की एक शिप को टारगेट किया और उसको गिरा दिया, जिसमें यूएस के 45 सिविलियंस थे। अब जो यूएसए थी उसको लगा कि भाई जब मैं पार्टिसिपेटेड था नहीं, मैंने किसी का कुछ नुकसान किया नहीं, तो मेरे जहाज को क्यों डुबोया गया, मेरे लोगों को क्यों मारा गया, जो 45 अमेरिकन सिविलियंस थे। तो यहाँ पे यूएसए ने क्या किया, जर्मनी की जो दुश्मन थी फ्रांस और ब्रिटेन, उनके साथ अलाइट मिला लिया, हाथ मिला लिया, और उन तीनों ने मिलकर इतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर दी कि जर्मनी उनका मुकाबला कर ही नहीं पाई। और जो केसर विलियम II जर्मनी के चांसलर थे, उनको भागना पड़ा होलैंड, और उनका जो भी राजपाट गद्दी था वो क्या किया, उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो इस दो मेन रीज़न की वजह से 1918 में क्या हुआ, वॉर ख़त्म हो गया। अब वॉर में होने वाला नुकसान इतना बड़ा था कि हर किसी को लगा कि ऐसा वॉर वापस ना हो। इसके लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रीटीज़ बनाई गई जिसका नाम पीस ट्रीटी था। उसमें एक था ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ 28 जून 1919 में। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीफ लोग आए हुए थे, जैसे कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर क्लेमेंट, या फिर यूएस के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल था ये काफ़ी ज़्यादा एक तरफा था, यानी कि इसमें जितना भी नुकसान था, जितना भी इल्ज़ाम था, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के ऊपर डाल दिया गया। जर्मनी से पैसे लिए गए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कुछ क्लॉजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी को ऊपर लागू किया गया और किसी के ऊपर नहीं। तो यहाँ पे आप क्लॉजेस देख रहे हो, यहाँ पे मैंने जितने भी क्लॉजेस हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखे हैं। एक है टेरिटोरियल क्लॉज, एक है मिलिट्री क्लॉज, और एक है वॉर रिपेरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डिवाइड करने का सबसे मेन रीज़न ये है कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं क्लॉजेस के ऊपर, तो आपको पूछा जा सकता है कि टेरिटोरियल का क्लॉज क्या है, मिलिट्री का क्लॉज क्या है, ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें पूछी जा सकती है। तो उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आप ऐसे डिवाइड करके लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप क्लियर रहेंगे। बात करते हैं टेरिटोरियल क्लॉज की। तो टेरिटोरियल क्लॉज का मतलब होता है जितना भी लैंड रिलेटेड क्लॉजेस बनाए गए हैं वो। तो यहाँ पे सबसे पहला ये बोला गया कि जो जर्मनी ने फ्रांस से जो उनकी जगह ली 1871 में अल्सस लॉरेन, वो जगह उनको वापस देनी होगी। तो अल्सस लॉरेन क्या हो गया, फ्रांस के पास चला गया। और यहाँ पे बोला गया कि जो पोलैंड की जितनी भी टेरिटरीज पे जर्मनी ने हमला किया है या फिर उनको कैप्चर किया है, वो सारी टेरिटरी पोलैंड को वापस देनी होगी, क्योंकि जो पोलैंड है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। उसके बाद ये बोला गया कि वॉर के दौरान जर्मनी ने जितनी भी लैंड पे, जितनी भी टेरिटरी पे कब्जा किया है, वो सारे लैंड टेरिटरी किसके पास जाएंगे, वापस उनके कंट्री के पास जाएंगे। तो ये टेरिटोरियल क्लॉज है। उसके बाद आता है मिलिट्री क्लॉज। मिलिट्री क्लॉज में ये बोला गया कि जो जर्मनी की आर्मी है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 लाख के अंदर होना चाहिए। उसके बाद उनको बोला गया कि उनके पास सिर्फ 15,000 15,000
आर्मी इन नेवी और सिर्फ 36 शिप्स होनी चाहिए। उसके बाद एयरफोर्स पे तो जर्मनी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। उसके बाद सीधा बोल दिया गया कि उनको नो सबमरीन अलाउड, यानी कि वो सबमरीन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और उनको बोल दिया कि राइनलैंड एक जगह है वैली, उस जगह पे जर्मनी ने जो अपनी मिलिट्री बिठाई है उनको वहाँ से अपनी मिलिट्री को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो अब ये क्लॉजेज से समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था जर्मनी के ऊपर। वॉर रिपेरेशन यानी कि वॉर में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन और कितना करेगा, तो उसकी भरपाई जितनी भी थी सब कुछ जर्मनी के माथे डाल दिया। यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया कि वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो जर्मनी तुम्हें $33 बिलियन क्या करना होगा, भरना होगा। और यहाँ पे जर्मनी को किसी तरीके का बोलने का, अपना सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। यहाँ पे सीधा बोल दिया गया देना मतलब देना ही पड़ेगा। तो इस क्लॉजेस से आप ये तो समझ गए कि जो पूरा क्लॉजेस बनाया गया ये सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के ऊपर बनाया गया। उनसे उनकी सारी टेरिटरी छीन ली जो उन्होंने जीती थी, उनके ऊपर मिलिट्री लिमिटेशंस लगा दिया गया जिसकी वजह से वो ज़्यादा पावरफुल ना हो सके, उनके ऊपर पैसों का कर्ज भी डाल दिया। ये पूरा एक सिचुएशन बनाया गया था जिसकी वजह से वो लोग ने जर्मनी को फुल ट्राई किया कि वो उनको दबा सके। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ। इसके बाद आता है लीग ऑफ नेशन। जो लीग ऑफ नेशन है उसका मेन रीज़न सबसे ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। क्या ना हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि ये जो वॉर होता है ना ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये जो लीग ऑफ नेशन था इसमें जितने भी इंटरनेशनल लोग थे यानी कि बड़े बड़े लोग थे वो लोग साथ में आए और साथ में मिलके उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। और ये ग्रुप कब बना, वॉर के बाद। तो यहाँ पे ये पहला ऐसा ग्रुप था जिसमें बाहर के जितने ज़्यादा गवर्नमेंट थे वो एक साथ आए और उन्होंने सारा जो उनका प्रिंसिपल, उनके रूल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब कुछ उनके पीस से रिगार्डेड है यानी कि शांति से। ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब होता है लॉ को एक्शन में लाना, लॉ को एक्शन में लाना। और इसके जो भी मेंबर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग थे जो ग्रेट पावर्स यानी कि जैसे कि फ्रांस, रशिया, यूएसए, ब्रिटेन, इनमें जो छोटी मोटी कंट्रीज थी उनको एंटर ही नहीं किया गया। लेकिन जो लीग ऑफ नेशन था वो इस्टेब्लिश कब हुआ, 10 जनवरी 1920 में। जो लीग ऑफ नेशन था उसका मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे पहला था टू प्रिजर्व पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पीस रहे और सिक्योरिटी रहे। यानी कि सिक्योरिटी इन द सेंस अगर कोई किसी के ऊपर हमला कर रहा है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए लीग ऑफ नेशन आगे आएगी। सो सेटल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ पीसफुल मैनर। अगर किसी भी दो बाहरी कंट्री का झगड़ा हो रहा है तो उनके झगड़े को किस कॉन्फ्लिक्ट उनके झगड़े को किस इसमें सुलझाओगे, पीसफुल मैनर यानी कि बातचीत करके। उस बात को आप झगड़े या वॉर तक नहीं पहुंचने दोगे। टू प्रमोट जस्ट एंड हॉनरेबल रिलेशन अमंग द नेशन। यहाँ पे चाहे छोटी कंट्री हो, बड़ी कंट्री हो, अमीर कंट्री हो, गरीब कंट्री हो, जो भी कंट्री हो, दोनों कंट्री आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। टू फोर्स इस मेंबर नॉट टू रिसोर्ट वॉर। यहाँ पे जो भी लीग ऑफ नेशन का मेंबर बना है वो अपने सारे मेंबर्स के ऊपर ये कहना चाहते हैं कि वो लोग वॉर को प्रमोट ना करें, जितना हो सके वॉर को अपोज करें। उसके बाद है द मेन एम। जो इस लीग ऑफ नेशन का सबसे बड़ा मेन एम था सारे कंट्रीज को डिसआर्मेंट करना। यानी कि जैसे कि हमने कॉजेस में पढ़ा था कि मिलिट्रिज्म में हर कंट्री अपनी आर्मी को बढ़ा रही थी, अपनी मिलिट्री को बढ़ा रही थी, अपने आर्म और वेपन को बढ़ा रही थी। अगर हथियार ही नहीं होगा तो कोई लड़ेगा क्यों, इसके लिए डिसआर्मेंट का बोला गया। उसके बाद बोला गया प्रिवेंटिंग वॉर थ्रू कलेक्टिवली सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आएगी, कोई छोटी सी कंट्री है उसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब उसका लैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो उसकी जो आजू बाजू की कंट्री है उनकी नज़र है तो उसको सिक्योरिटी देने का जिम्मा कौन उठाएगा, लीग ऑफ नेशन देगा। सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज। सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज का मतलब होता है अगर कोई भी दो कंट्री का झगड़ा होता है तो उन दोनों के झगड़े को आप क्या कर दोगे, सुलझा दोगे बातचीत करके। ये था लीग ऑफ नेशन का एम्स और ऑब्जेक्टिव। इतने अच्छे एम्स और ऑब्जेक्टिव होने के बाद भी जो लीग ऑफ नेशन था वो फेल हो गया। इसका अच्छा खासा लीग ऑफ नेशन फेल हुआ। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ या फिर लीग ऑफ नेशन फेल क्यों हुआ, ये हम पढ़ते हैं। जैसे कि लीग ऑफ नेशन के पास खुद की कोई आर्मी नहीं थी, खुद का कोई फोर्स नहीं था, जिसकी वजह से अगर कोई एक कंट्री किसी के ऊपर हमला कर रही है तो उसको डिफेंड करने के लिए लीग ऑफ नेशन अपने आर्मी को भेज सके। जो उन्होंने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में कहा था ना, हम सिक्योरिटी देंगे, हम सिक्योरिटी देंगे, लेकिन सिक्योरिटी के नाम के पास उनके पास ना आर्मी थी ना फोर्स थी। उसके बाद absence of United States seriously weakened the league. Germany and Russia were initially absent. इस लीग ऑफ नेशन में यूएस नहीं था, जर्मनी नहीं था, रशिया नहीं था, तो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज ना होने के वजह से ये जो लीग ऑफ नेशन था वो कमज़ोर पड़ गया। ये जो लीग ऑफ नेशन था, जब लीग ऑफ नेशन चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे थे। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे थे और उन झगड़ों को लीग ऑफ नेशन नहीं सुलझा पाए, जिसके वजह से जो झगड़े छोटे छोटे झगड़े हो रहे थे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। तो जिसकी वजह से जितने भी स्मॉल स्टेट थे, जो छोटे मोटे स्टेट थे, जिनको लगा था जो लीग ऑफ नेशन उनकी सिक्योरिटी करेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आर्मी, लैक ऑफ फाइनेंस सपोर्ट, लैक ऑफ पावर, तो जो स्मॉल स्टेट से उन लोगों को लीग ऑफ नेशन के ऊपर से भरोसा ही उठ गया और उन लोगों को लगा कि लीग ऑफ नेशन हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पढ़ेंगे कैसे जर्मनी ने धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रमोट किया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर क्लियर होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्साइल और लीग ऑफ नेशन, ये सब कुछ आपके सिलेबस के हिसाब से बनाए गए हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको आगे कोई भी चैप्टर का नोट्स चाहिए और या फिर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।